नमस्कार प्यारे साथियों, ग्लोबल कॉलेज थावड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः हार्दिक स्वागत। अपन ने पहली क्लास में देखा संवैधानिक विकास में यानी कंपनी की किस प्रकार से स्थापना हुई। उस स्थापना के बाद में 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट है, वहाँ से अपन ने संवैधानिक विकास है उसकी शुरुआत की। और 1773 से लेकर अपन ने 1833 के चार्टर एक्ट तक पहली क्लास में देखा। आज उसके बाद में 1853 का चार्टर एक्ट है, वहाँ से अपन ने अगली क्लास की शुरुआत करेंगे। तो आज अपन ने यानी दूसरी क्लास 1853 के चार्टर एक्ट अपन पढ़ रहे हैं संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास और संवैधानिक विकास में पहली क्लास में अपन ने पढ़ा किस प्रकार से कंपनी की है जो स्थापना होती है और किस प्रकार से कंपनी के आगे वो नियम बनते जाते हैं और अपने संवैधानिक विकास में काम में आते हैं। तो अपन ने लास्ट 1833 का चार्टर एक्ट देखा था। 1833 के चार्टर एक्ट में देखा कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है, एक लॉ मेंबर बनाया जाता है। हालांकि वो अपूर्ण सदस्य बनाया गया, उसको पूर्णकालिक सदस्य नहीं बनाया गया था। इसके अलावा जैसे दास प्रथा है उसके ऊपर रोक लगानी है और ये काम आगे चल के लॉर्ड एलन ब्रो के द्वारा 1843 में किया जाता है। इस प्रकार से अपन ने 1833 का चार्टर एक्ट देखा। अगला जो अपना चार्टर एक्ट है वो है 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट 1853 का चार्टर एक्ट। और 1853 का जो चार्टर एक्ट है इसमें अपन ने 1853 के चार्टर एक्ट में सबसे पहले प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत की गई। प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत की गई। इससे पहले जो आईसीएस के अधिकारी होते वो ब्रिटेन की सरकार द्वारा नॉमिनेट होते यानी मनोनीत किया जाता। ब्रिटेन की सरकार उनको मनोनीत कर देती। और 1853 के चार्टर एक्ट में पहली बार ऐसा हुआ कि जो भी ये अधिकारी आएंगे यानी जो या इस समय जो सेवा थी वो थी आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस। आईसीएस की परीक्षा करवाई जाएगी और परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों की ही इन पदों पर नियुक्ति की जाएगी। तो इस प्रकार से पहली प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत होती है, वो होती है 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अब इस एक्ट में और क्या किया गया, ये जो आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की, पहले भारतीय कौन है? सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की। इसके अलावा और क्या किया इस एक्ट के द्वारा? 1853 का जो चार्टर एक्ट है इसके द्वारा दूसरा काम ये हुआ कि जो एक विधि सदस्य थे जो अपन ने 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बनाया, विधि सदस्य को पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया। पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया। पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया यानी 1833 में इसको सदस्य बनाया, लेकिन गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में शामिल नहीं किया था। और यहां पर इसको क्या करते हैं, विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में शामिल करने का काम है जो किया जाता है 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। इसके साथ ही साथ जो कंपनी के राजनीतिक कार्य, कंपनी के राजनीतिक कार्य, राजनीतिक
कार्यों को कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा। एक तो कार्य रहेंगे कंपनी के पास में प्रशासकीय कार्य और दूसरे रहेंगे विधायी कार्य। अपन ने देखा कि 1784 में कंपनी के जो कार्य उनको 2 भागों में बांटा, एक तो राजनीतिक कार्य और दूसरा था व्यापारिक कार्य। राजनीतिक कार्य वो बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिया गया और जो व्यापारिक कार्य है वो बीओडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दिया गया। लेकिन यहाँ पर कंपनी की जो राजनीतिक कार्य है उन कार्यों को 2 भागों में बांटा, एक तो प्रशासकीय और दूसरा है विधायी कार्य। प्रशासकीय जो कार्य है ये रहेंगे उसके गवर्नर जनरल है और काउंसिल, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के पास में रहेंगे। और विधायी कार्यों को करने के लिए एक क्या बनाई गई? एक भारत परिषद का गठन किया गया। भारत परिषद का गठन किया गया। ये भारत परिषद क्या करेगी? विधायी कार्य करने का काम करेगी। और इस भारत परिषद में 12 सदस्य रखे गए। कितने सदस्य रखे गए? 12 सदस्य रखे गए। तो ये तो करेंगे विधायी कार्य और ये करेंगे प्रशासकीय कार्य। और एक काम और हुआ, 1853 का जो चार्टर एक्ट है, इस एक्ट में एक काम क्या हुआ कि पीछे अपन ने देखे जितने भी एक्ट थे, 73 के बाद में 93, 93 के बाद में 1813, 33 और 53, यानी प्रत्येक 20-20 साल की कंपनी को अनुमति दी जा रही थी व्यापार करने की। लेकिन यहां पर 20 वर्षों की अनुमति नहीं दी गई। यानी 1853 के चार्टर एक्ट में अपन ये ध्यान रख सकते हैं कि 20 वर्षों के लिए अनुमति नहीं दी गई। 20 वर्षों के लिए अनुमति नहीं दी गई। तो फिर कितने वर्षों की अनुमति दी गई? ये कहा गया कि अगले कुछ वर्षों के लिए, यानी जब तक कि ब्रिटेन की सरकार चाहेगी तब तक कंपनी कार्य करती रहेगी। इस प्रकार की इसमें बातें कही गई। यानी एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जो चार्टर एक्ट आए उनमें 1853 का जो चार्टर एक्ट है वो अंतिम चार्टर एक्ट है। कौन सा है? अंतिम। यानी चार्टर एक्टों की इसको आप कब्र कह सकते हो या अंतिम चार्टर एक्ट कह सकते हैं। वो कौन सा एक्ट था? 1853 का चार्टर एक्ट है। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं जो 1853 के चार्टर एक्ट में की गई। प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत की गई। विधि सदस्य को पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया। कंपनी के जो राजनीतिक कार्य है उनको 2 भागों में डिवाइड किया, एक प्रशासकीय और दूसरा विधायी कार्य। इसके अलावा अगले 20 वर्षों के लिए कंपनी को इस प्रकार की अनुमति नहीं दी गई। यानी अगले 20 सालों के लिए अनुमति नहीं दी गई। हालांकि अनुमति तो दी गई, लेकिन कि जब तक ब्रिटेन की सरकार चाहेगी तब तक आप इस प्रकार के कार्य है वो कर सकते हैं। यह था अपना 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट के बाद में अपन ने देखा कि 1857 में भारत में एक विद्रोह होता है। यानी 1857 की क्रांति होती है जिसको स्वतंत्रता संग्राम या 1857 का विद्रोह या राष्ट्रीय विद्रोह जो भी अपन ने कहे, या अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग इसकी व्याख्या की है। 1857 की घटना होती है। उस घटना के बाद में यानी जो शासन व्यवस्था उसमें बहुत सारा परिवर्तन किया जाता है। और उसके बाद में एक्ट आता है, वो आता है 1858 का अधिनियम। 1858 का अधिनियम। जैसा कि अभी अपन ने देखा कि 1857 में क्रांति हुई, तो इस कारण से 1858 के अधिनियम में अपन को बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले क्या किया गया 1858 के अधिनियम के द्वारा? नंबर 1, जो अपन अब तक गवर्नर जनरल पढ़ रहे थे, गवर्नर जनरल का पदनाम क्या कर दिया गया? यहां पर वाइसराय किया गया। गवर्नर जनरल का पदनाम क्या कर दिया गया? वाइसराय कर दिया गया। प्लस नंबर 2, भारत सचिव का पद सृजित किया गया। भारत सचिव का पद सृजित किया गया। गवर्नर जनरल का पदनाम ही समाप्त कर दिया और पदनाम में बदलकर वाइसराय किया गया। और भारत सचिव का नया पद है जो सृजित किया जाता है। अब भारत सचिव कौन होते?
ये भारत सचिव पहली बात तो रहता कहाँ पे, तो नंबर 1 कहाँ पे रहते, ब्रिटेन में। कहाँ रहते, ब्रिटेन में, यानी अपन कह सकते हैं कि ब्रिटेन की संसद में या वहां की पार्लियामेंट में होते थे भारतीय सचिव। एक कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं जो भारत के संदर्भ के मामलों में देखने के या भारत के संदर्भ में काम करने का इनका जिम्मा था, भारतीय सचिव। भारत सचिव ब्रिटेन की संसद में रहते और काम किसका है, भारत का। प्लस इस भारत सचिव के सहयोग हेतु, सहयोग हेतु 15 सदस्यों की, कितने सदस्यों की, 15 सदस्यों की, ये सदस्यों की संख्या जरूर याद रखना, 15 सदस्यों की क्या बनाई गई, एक परिषद बनाई गई। भारत सचिव के सहयोग हेतु 15 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई। और यहां पर और क्या काम किया गया, BOD व BOC को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। BOD और BOC को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। दोबारा देखना, 1858 का अधिनियम में गवर्नर जनरल का पदनाम वायसराय किया जाता है और भारत सचिव का एक नया पद सृजित किया जाता है। भारत सचिव कहाँ होता, ब्रिटेन की संसद में रहता और ये कैबिनेट स्तर का मंत्री होता जो भारत के संदर्भ में मामले आते उनमें यानी अपनी बात रखते या जो भी नियम वगैरह बनवाने का काम करते थे। इस भारत सचिव के सहयोग के लिए एक 15 सदस्यों की परिषद बनाई गई और BOD और BOC को यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। तो ये था 1858 का अधिनियम। इसमें कुछ बातें और है जिनमें नंबर 4, भारत का शासन, भारत का शासन ब्रिटिश ताज या आप इसको कह सकते हैं क्राउन के सीधे नियंत्रण में। भारत का शासन है वो अब सीधे ब्रिटिश ताज या क्राउन के नियंत्रण में आ जाता है, यानी कंपनी का जो बीच में रोल था उसको क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है। भारत का शासन अब सीधे ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो चलाने का काम करेगी। और क्या किया गया है यहाँ पर, इसके अलावा 1858 के अधिनियम के तहत सेना का पुनर्गठन किया गया जिसमें यूरोपियन और भारतीय सेना का जो अनुपात था उस अनुपात में जो अंतर था उस अंतर को क्या किया जाता है, थोड़ा सा कम करने का काम किया गया। क्योंकि 1857 की क्रांति हुई थी, इसमें काफ़ी यानी ज़्यादा अनुपात में भारतीय थे तो भारतीयों का अनुपात थोड़ा सा कम किया गया और अंग्रेजों का अनुपात थोड़ा सा बढ़ाया गया, यानी बीच का जो अंतर है उसको थोड़ा सा क्या किया जाता है, कम किया जाता है। तो इस प्रकार से 1858 के अधिनियम में काफी कुछ बदलाव किए गए। इसके बाद में अगला अपने जो अधिनियम आता है, एक्ट आता है, वो है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 का भारत परिषद अधिनियम देखने में काफी छोटा है लेकिन इसमें एक दो बातें काफी महत्वपूर्ण है। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, पहला काम, 1861 का अधिनियम में पहली बार संभागीय व्यवस्था, ध्यान रखना ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, संभागीय व्यवस्था शुरू की गई। संभागीय व्यवस्था शुरू की गई किस प्रकार से, इसको आप कह सकते हो संभागीय व्यवस्था को चाहो तो आप एक कैबिनेट कह सकते हो, कैबिनेट सिस्टम, या इसी को अपन कह सकते हैं मंत्रिमंडलीय जो व्यवस्था है उसकी शुरुआत किस एक्ट के द्वारा होती है, 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा की जाती है। साथ ही और क्या किया इस एक्ट के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है। हाई कोर्ट की स्थापना
का प्रावधान रखा गया। हाई कोर्ट्स की स्थापना का प्रावधान है वो भी किस एक्ट के द्वारा रखा गया? 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। ध्यान रहे, स्थापना यदि वर्ष पूछे, स्थापना वर्ष 1862 आएगा। यदि स्थापना का अधिनियम पूछे तो 1861 है, लेकिन स्थापना वर्ष में यदि ऑप्शन 1862 का है तो वो राइट आंसर है। और इस समय 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई, BKM, बम्बई, कोलकाता और मद्रास। 3 हाई कोर्टों की स्थापना 1862 में की जाती है 1861 के अधिनियम के द्वारा। साथ ही साथ यहाँ पर देखो, जो गवर्नर जनरल, एक तो कौन है? गवर्नर जनरल, और एक कौन है? गवर्नर जनरल प्लस हिज काउंसिल। एक तो ये हो गई, और दूसरी कौन सी हो गई? दूसरी हो गई जो अपन ने 1853 के अधिनियम में बनाया, भारत परिषद। भारत परिषद। अब इनके कार्यों का क्या किया जाता है? यहां पर डिवाइडेशन किया जाता है। एक तो काम कौन से होंगे? यानी कार्यपालिका संबंधी कार्य, या अपन कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव कार्य, और दूसरा है विधायी कार्य यानी लेजिस्लेटिव कार्य। एक तो एग्जीक्यूटिव कार्य और दूसरा लेजिस्लेटिव कार्य, यानी एक तो कार्यकारी काम और दूसरा है विधायी कार्य या व्यवस्थापिका संबंधी कार्य। 2 प्रकार के कार्य है। अब इसमें पहले में तो कौन रहेगा? पहले में तो रहेगा गवर्नर जनरल है और उसकी कार्यकारिणी। गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी है, उनके पास में अधिकार है कार्यकारी कार्यों का। और जो भारत परिषद का है उनका कार्य कौन सा है? लेजिस्लेटिव कार्य, यानी इसमें 6 से 12 सदस्य रखे जा सकते हैं। कितने सदस्य? 6 से 12 सदस्य रखे जा सकते हैं लेजिस्लेटिव कार्यों में। और ये कार्य किसके पास में रहेंगे? भारत परिषद के पास में रहेंगे लेजिस्लेटिव संबंधी। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है कि ये न तो कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, न कोई प्रस्ताव रख सकते हैं, और न ही कोई बहस कर सकते हैं। यानी इनको केवल इतना अधिकार दिया गया कि आप आइए, बैठिए, और हम जो काम कर रहे हैं उनको सुन लीजिए, और सुनने के बाद में यहां से चले जाइए। बाकी आपको न तो कोई प्रश्न पूछने का अधिकार है, न यानी पूरक प्रश्न पूछने का या बहस करने का या प्रस्ताव रखने का, इस प्रकार का आपके पास में कोई अधिकार नहीं है। न आपको कोई मत करने का अधिकार यहाँ पर दिया गया है। इस प्रकार से 1861 का जो अधिनियम है, नंबर 1 संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। नंबर 2 इसी संभागीय व्यवस्था से ये भी बन सकता है कि चाहे कैबिनेट सिस्टम बोले या मंत्रिमंडलीय व्यवस्था बोले या संभागीय व्यवस्था, सब सारी चीजें एक ही है जो 1861 के अधिनियम से आई थी। इस अधिनियम के द्वारा हाई कोर्ट की स्थापना का प्रावधान रखा गया और 1862 में जाकर 3 हाई कोर्ट्स की है वो स्थापना की जाती है। इसके अलावा जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल है, गवर्नर जनरल और उसकी जो कार्यकारिणी है उसके पास में कार्य रहेंगे कार्यकारी संबंधी कार्य, कार्यपालिका संबंधी कार्य, और भारत परिषद के पास में रहेंगे विधायी कार्य। अब भारत परिषद में 6 से 12 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन उन सदस्यों को प्रश्न पूछने का या फिर प्रस्ताव रखने का या बहस करने का इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया गया था। यह था अपना 1861 का अधिनियम। 1861 के अधिनियम के बाद में अब देखो एक बात इसमें यह ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्रश्न पूछने, प्रस्ताव और बहस जैसी कोई अधिकार नहीं दिया, लेकिन ये धीरे धीरे आगे के जो अधिनियम आएंगे उनमें एक प्रकार से अधिकार दिए जाएंगे। अगला जो अपना है वो है 1892 का अधिनियम। 1892 का भारत परिषद अधिनियम। का भारत परिषद अधिनियम। इसमें 2 बातें ध्यान रखनी। नंबर 1, निर्वाचन की शुरुआत। निर्वाचन की शुरुआत की गई, और वो किस प्रकार के निर्वाचन की शुरुआत थी? अप्रत्यक्ष। कैसी थी? अप्रत्यक्ष। क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट रूप से निर्वाचन नहीं किया जाता था, इनडायरेक्ट रूप से था, यानी मनोनयन का काम होता था। इस कारण इसको अप्रत्यक्ष अपन कह सकते हैं। एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन की शुरुआत की थी। दूसरा कि जो अपन ने 1861 में देखा कि जो विधायी परिषद है उसके सदस्य हैं, उनको पूरक प्रश्न पूछने या बहस करने
या अपना प्रस्ताव रखने जैसा कोई अधिकार नहीं था। यहां पर उनको प्रश्न पूछने का, प्रस्ताव रखने का अधिकार नहीं, केवल क्या है, विधान परिषद को बहस करने का अधिकार दिया। बहस करने का अधिकार यहां पर क्या कर दिया जाता है, दे दिया जाता है। 1892 के अधिनियम में दो ही बातें ध्यान रखनी है, इनडायरेक्ट रूप से निर्वाचन की व्यवस्था और बहस करने का, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहली बात है वो काफी महत्वपूर्ण है, उसका ध्यान रखना है। निर्वाचन की इनडायरेक्ट रूप से शुरुआत की जाती है 1892 के अधिनियम से। इसके बाद में अगला जो अधिनियम आता है वो है 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम। 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम, चाहे 1909 का भारत शासन अधिनियम कह सकते हैं या फिर मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से भी इसको जाना जाता है। मार्ले मिंटो अधिनियम क्यों कहते हैं, क्योंकि इस समय मार्ले थे भारत सचिव, यानी इंडिया सेक्रेटरी, भारत सचिव, और मिंटो कौन थे, मिंटो थे वायसराय। मिंटो कौन थे, वायसराय। मिंटो था वायसराय, जबकि मार्ले था भारत सचिव। ये दोनों थे, इसलिए इस एक्ट का नाम क्या दे दिया, मार्ले मिंटो अधिनियम। अब इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, देखो 1909 का जो अधिनियम आया, इस अधिनियम से पहले कौन आया था, लॉर्ड कर्जन भारत में आया था, और लॉर्ड कर्जन को भारत में बुरे कार्यों के लिए ही जाना जाता है। यानी ऐसी कोई बात नहीं, उन्होंने काम भी किए थे, लेकिन ज्यादातर उन्होंने भारत के विपरीत कार्य किया, चाहे वो बंगाल विभाजन है या फिर इस प्रकार के कार्य किए, जिस कारण से लॉर्ड कर्जन काफी भारत में बदनाम हुआ था। इस कारण से अब लॉर्ड कर्जन इससे पहले आया है, तो निश्चित रूप से जो 1909 का अपना अधिनियम आएगा, इस अधिनियम पर लॉर्ड कर्जन से संबंधित कुछ प्रभाव दिखाई देंगे। तो 1909 का जो एक्ट आया, यानी लॉर्ड कर्जन के बारे में एक बाल गंगाधर तिलक ने एक बात भी कही थी कि भारत का दुर्भाग्य देखो भारत का कैसा दुर्भाग्य है कि कर्जन, प्लेग और अकाल तीनों एक साथ भारत में आए। एक तो प्लेग महामारी फैली थी, बंगाल में उस समय अकाल पड़ा था, और लॉर्ड कर्जन का भारत में आना हुआ, तो तीनों लगभग एक साथ 1904-05 में ये काम हुआ था। इस कारण बाल गंगाधर तिलक ने ऐसी बात भी कही थी। 1909 का जो मार्ले मिंटो अधिनियम है, इसका सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन और सबसे ज्यादा जो यानी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाला क्वेश्चन है वो ये है, इसके द्वारा क्या किया गया, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। यानी कहीं ना कहीं हिंदुओं और मुसलमानों को जो आपस में लड़ाने वाला काम है वो यहां से शुरू हो जाता है। हालांकि इसका बैकग्राउंड पीछे तैयार हो गया था, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना है, उसकी स्थापना करवाने वाला काम भी अंग्रेज अधिकारियों का है, क्योंकि 1905-06 के आसपास ही एक मुसलमानों का कमीशन है जो लॉर्ड कर्जन के पास में मिलने के लिए लॉर्ड कर्जन के पास में जाता है, और वो कहते हैं कि हम इस प्रकार की एक मुस्लिम लीग बनाना चाहते हैं। तो अंग्रेज जो अधिकारी है वो उनको इसके लिए प्रेरित करते हैं कि हाँ आप इस प्रकार की कोई संस्था बनाओ जो आपको आपके अधिकार दिलवाएंगे। तो अधिकार मतलब मुसलमानों के लिए नहीं थी, बात यहाँ पर थी अंग्रेजों ने, यानी कि इनमें जितना फूट पड़ेगी हिंदुओं और अंग्रेजों में उतना ही हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। इसलिए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है ढाका में, और मुसलमानों के लिए इसके द्वारा पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई 1909 के अधिनियम के द्वारा। और क्या किया गया 1909 के अधिनियम के द्वारा, प्रथम बार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में किसी
किसी भारतीय को नियुक्त किया जाता है। उन्नीस सौ 9 के अधिनियम के द्वारा पहली बार किसी भारतीय को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त करने का काम किया जाता है। और वो नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो वो है एसपी सिन्हा। कौन है? एसपी सिन्हा, पहले भारतीय जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में शामिल होते हैं। और एसपी जो सिन्हा है, इनको पद दिया जाता है विधि मंत्री का। कौन सा पद दिया जाता है? विधि मंत्री का पद दिया जाता है। यानी इसमें नाम काफी महत्वपूर्ण है कि पहले भारतीय कौन है जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त हुए, तो वो व्यक्ति है एसपी सिन्हा। ऐसे 1909 के अधिनियम के द्वारा और क्या किया गया? 1909 के अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की गई। प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की गई। पीछे अपन ने देखा कि 1892 में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी और 1909 का जो अधिनियम है इसके द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि धीरे धीरे अधिकार है वो बढ़ते जाएंगे, तो वहां पर अप्रत्यक्ष था और यहां पर क्या मिल गई? प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था कर दी। लेकिन इसमें उन्होंने कुछ शर्तें तय कर दी कि इन शर्तों को पूरा करने वाले भारतीयों को ही निर्वाचन की व्यवस्था यानी निर्वाचन की व्यवस्था में वो या निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। उसमें उन्होंने 3 आधार बनाए, जैसे संपत्ति है, आय है और उपाधि है। यानी कि जिसके पास में उन्होंने कोई फिक्स कर दी कि ये उपाधि होगी या जिनको कोई ना कोई उपाधि मिली है वही भाग ले सकते हैं, या एक निश्चित इतनी संपत्ति है, या जो इतना टैक्स देते हैं, या जिनकी सालाना आय इतनी है, उन लोगों को क्या करना है? मत देने का अधिकार दिया गया 1909 के अधिनियम के द्वारा। देखो, मुसलमानों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में पहली बार किसी भारतीय को मौका मिला और वो थे एसपी सिन्हा। प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की गई संपत्ति, आय और उपाधि के आधार पर, यानी संयोग से ये 3 ही आधार और 3% भारतीय लोग हैं उनको यहाँ पर वोट देने का अधिकार मिला था। इसके अलावा 1892 में अपन ने एक बात और देखी थी कि 1861 में विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो विधायी कार्यों में भाग ले सकते हैं। 1892 में वो क्या कर सकते हैं? उसके ऊपर बहस कर सकते हैं, लेकिन प्रस्ताव या पूरक प्रश्न नहीं कर सकते। यहां पर क्या है कि बजट पर विधान परिषद को बहस, पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। यहां पर बजट पर विधान परिषद को बहस करने, पूरक प्रश्न पूछने, प्रस्ताव लाने का इस प्रकार के अधिकार है जो 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम के द्वारा दिए गए। इसके अलावा मार्ले मिंटो जो अधिनियम है इसके बारे में मिंटो क्या करता है कि मार्ले को एक पत्र लिखता है और उस पत्र में वो क्या बात कहता है कि हम भारत में ऐसे नाग के दांतों के बीज बो रहे हैं, वो उसका विष है जो भयंकर होगा। तो यानी अपन को ध्यान में रखना है, कुछ शब्दावली इसकी ध्यान रखना, जैसे नाग है, विष है। इस प्रकार का पत्र किसके द्वारा लिखा गया? मिंटो के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? मिंटो के द्वारा लिखा गया। और वो पत्र किसको लिखा उन्होंने? मार्ले को लिखा। किसको लिखा? मार्ले को ये पत्र लिखने का काम किया। किसने? मिंटो ने। इसके अलावा भारतीय कुछ इतिहासकार है वो भी इसके बारे में कहते हैं, जैसे के मुंशी कहते हैं कि 1909 का जो अधिनियम है, इस 1909 के अधिनियम ने उभरते हुए लोकतंत्र को ही मार डाला। उभरता हुआ लोकतंत्र कैसे? कि भारत क्या कर रहा था? अपने आप को आज़ाद करवाने की ओर बढ़ रहा था, लेकिन ऐसे में मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में फूट डालना कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए घातक साबित हो रहा था। इसलिए के मुंशी ने कहा कि
ये जो 1909 का अधिनियम है, इसने उभरते हुए लोकतंत्र को क्या कर दिया, मार डाला। रमेश चंद्र मजूमदार है, वो कहते हैं कि जो 1909 के अधिनियम के सुधार आपको दिखाई दे रहे हैं वो चंद्रमा की चांदनी जैसे, यानी कि आपको दिखाई तो दे रहे कि सुधार हो रहे, लेकिन वो हकीकत में सुधार है ही नहीं। इस प्रकार के कुछ इसमें कोटेशन है, वो भी अपन को ध्यान में रखना है। तो ये था अपना 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम। इसके बाद में जो अगला आता है वो है 1919 का मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड एक्ट या अधिनियम। 1919 का मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम या एक्ट। 1919 का वही बात है, ऊपर वाली सेम है इसमें, चाहे तो इसको अपन कह सकते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम, और चाहे तो अपन कह सकते हैं 1919 का मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। इसमें ध्यान ये रखना है कि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जा सकता है कि निम्न में से मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कौन सा है, 1909 का, 1919 का, 1935 का। तो ऐसे में अपन को ध्यान रखना है 1919 का जो अधिनियम है वो है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड। इसमें जो मॉन्टेस्क्यू है ये कौन थे, भारत सचिव। मॉन्टेस्क्यू कौन है, भारतीय सचिव। और चेम्सफोर्ड है वो कौन है, वायसराय। चेम्सफोर्ड कौन है, वायसराय। मॉन्टेस्क्यू भारत सचिव है और चेम्सफोर्ड कौन है, वायसराय है। 1919 का जो अधिनियम आया, इस अधिनियम से पहले भारत में काफी कुछ घटनाएं घटित हुई थी। इससे पहले जो घटनाएं घटित हुई उनके बारे में एक बार अपन देखते हैं कि कैसे 1919 के अधिनियम की जो पृष्ठभूमि है वो किस प्रकार से तैयार होती है। क्योंकि कोई भी एक्ट आता है तो उससे पिछले वर्षों में क्या कुछ घटित हुआ, वही उन्हीं तथ्यों को आधार बनाकर अगला अधिनियम बनाया जाता है। तो 1919 का जो अधिनियम है, इस अधिनियम से पहले यानी 1919 का जो अधिनियम आया, इससे पिछले कुछ वर्षों में कौन कौन सी ऐसी घटनाएं घटित होती है। तो उसमें देखो 1914 से लेकर 1918 तक के फर्स्ट वर्ल्ड वार चला, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1814 से लेकर 1914 से लेकर 1918 तक। इस प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ कि अंग्रेजों को किसकी आवश्यकता थी, अंग्रेजों को भारत के सहयोग की आवश्यकता थी। तो इस सहयोग की आवश्यकता के कारण अंग्रेजों ने भारतीयों को युद्ध में शामिल करने का प्रयास किया। और ऐसे में अपन देखते हैं कि 1915 में एक व्यक्ति है जिनका भारत में पदार्पण होता है, महात्मा गांधी का। और महात्मा गांधी 1915 में आने के बाद में क्या करते हैं, पहले विश्व युद्ध में ब्रिटेन का सहयोग करने के लिए भारतीयों को, किसको, भारतीयों को युद्ध में शामिल होने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए गांधी जी को कहा गया सार्जेंट। क्या कहा गया, सार्जेंट कहा गया, यानी सेना में भर्ती करवाने वाला एजेंट कहा गया। किसको, गांधी जी को कहा गया सेना में भर्ती करवाने वाला एजेंट। तो एक तो पहले विश्व युद्ध में भारत ने अंग्रेजों का सहयोग किया था, दूसरा इस समय क्या चल रहा था, HRL, यह आंदोलन चल रहा था, होम रूल लीग आंदोलन। तो होम रूल लीग आंदोलन के कारण प्रथम विश्व युद्ध में भारत के सहयोग के कारण ये सारे के सारे फैक्ट है कहीं ना कहीं 1919 के अधिनियम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो 1919 के अधिनियम की पृष्ठभूमि तैयार होने के पीछे पहला विश्व युद्ध है, होम रूल लीग आंदोलन है, इस प्रकार के रहे। तो इसके बाद में क्या होता है कि यहां पर जो चेम्सफोर्ड है, वो चेम्सफोर्ड क्या करते हैं, अपनी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, यानी मार्ले रिपोर्ट तैयार करते हैं। उस रिपोर्ट में क्या कहा गया, अगस्त
1917 में वो रिपोर्ट आई। कब आई? अगस्त 1917 में, इसलिए इसको अगस्त रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस रिपोर्ट में, यानी जो ये रिपोर्ट दी, इस रिपोर्ट में क्या कहा गया? इस रिपोर्ट में कहा गया कि हम का मतलब है यहाँ पर अंग्रेज, है ना, ब्रिटिश शासन। हम भारत में, कहाँ पर? भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना चाहते हैं या स्थापना करेंगे। क्या करेंगे? भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे। ये रिपोर्ट आई 1917 में। जो 1919 का अधिनियम आता है, इससे जस्ट पहले ये रिपोर्ट आती है। और इस रिपोर्ट से कांग्रेस के कुछ लोग जो इतने प्रभावित हुए कि, यहां पर थोड़ा सा नोट डाल के मैं लिख रहा हूं, ध्यान रखना इसका। कांग्रेस के कुछ लोग इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इस रिपोर्ट को क्या कह दिया? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है महान अधिकार पत्र। तो कांग्रेस के कुछ लोग इतने प्रभावित हुए कि ये जो रिपोर्ट आती है अगस्त 1917 में, इस रिपोर्ट को क्या कह देते हैं? इस रिपोर्ट को कहते हैं भारत का मैग्ना कार्टा, यानी शासन का मैग्ना कार्टा, यानी महान अधिकार पत्र कहने का काम है इसके द्वारा। अब इस रिपोर्ट से कुछ कांग्रेसी क्या होते हैं? कुछ कांग्रेसी नाराज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नाराज हो जाते हैं। और नाराज होने वालों में मुख्य रूप से आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये क्या करते हैं? इस रिपोर्ट से बहुत ज्यादा नाराज होते हैं और नाराज होकर ये क्या हो जाते हैं? कांग्रेस से अलग हो जाते हैं। किससे अलग हो जाते हैं? कांग्रेस से अलग हो जाते हैं। तो यहां पर पड़ती है कांग्रेस में दूसरी फूट। पहली फूट 1907 के सूरत अधिवेशन में, और दूसरी फूट पड़ती है 1918 में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1917-18 में, अगस्त में ये रिपोर्ट है। इसके बाद में यानी 1918 में दोबारा कांग्रेस का दूसरा विभाजन होता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और कुछ उनके साथी है जो कांग्रेस छोड़कर अलग हो जाते हैं, और यानी कांग्रेस से अलग ही होने का काम यहाँ पर होता है। तो ये इस प्रकार की कुछ पहले रिपोर्ट वगैरह तैयार हो गई। इसके बाद में क्या होता है? 1919 का अधिनियम आता है, और उस 1919 के अधिनियम में काफी कुछ प्रावधान है, जिनमें से मुख्य रूप से है नंबर 1, इस अधिनियम की अपनी क्या थी? एक प्रस्तावना थी। 1919 का जो अधिनियम है उसकी अपनी क्या थी? एक प्रस्तावना थी, अपनी एक पृष्ठभूमि थी, प्रस्तावना तैयार की गई थी। 1919 का जो अधिनियम है, इसमें से सबसे ज्यादा बार जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है, इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में क्या व्यवस्था की गई? प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। किस प्रकार के शासन की व्यवस्था की गई? प्रांतों में द्वैध शासन की। और केंद्र में किस प्रकार की व्यवस्था की गई? केंद्र में स्वायत्त शासन की व्यवस्था की गई। किस प्रकार की? स्वायत्त। यहां पर ध्यान रखना है, कंफ्यूजन करने के लिए दिया जा सकता है, चाहे इसको स्वायत्त कह दो या फिर अपन इस प्रकार से कह सकते हैं, केंद्र में क्या व्यवस्था की गई? द्विसदनात्मक विधानमंडल बनाया गया। क्या बनाया गया? द्विसदनात्मक विधानमंडल बनाया गया। किसमें? केंद्र में। और प्रांतों में किस प्रकार की? द्वैध शासन। क्या मतलब हुआ द्वैध शासन का, कि किस प्रकार से ये द्वैध शासन था? तो द्वैध शासन में यह था, इसमें जो प्रांतीय विषय है, क्या प्रांतीय जो विषय है, उन विषयों को क्या करते हैं? 2 भागों में डिवाइड करते हैं। प्रांतीय विषयों को कितने भागों में डिवाइड किया गया? 2 भागों में। कौन कौन से? नंबर 1 आरक्षित विषय, और नंबर 2 हस्तांतरित विषय। नंबर 1 तो किसके कौन से विषय हो गए? आरक्षित यानी रिजर्व, और नंबर 2 हस्तांतरित यानी ट्रांसफरेबल। आरक्षित जो विषय है वो किसके पास में रहेंगे? गवर्नर जनरल है प्लस हिज काउंसिल। गवर्नर जनरल है और उसकी काउंसिल के पास में रहेंगे। और हस्तांतरित विषय वो किसके पास में रहेंगे? विधान परिषद के पास में रहेंगे। किसके पास में रहेंगे? विधान
परिषद के पास में रहेंगे हस्तांतरित विषय। इस प्रकार से विषयों का दो भागों में डिवाइडेशन करना ही क्या था, द्वैध शासन था। आरक्षित विषय, इन पर केवल गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी काम कर सकती है। हस्तांतरित विषय, इस पर विधान परिषद भी काम कर सकती है और गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी भी काम कर सकती है। इस प्रकार से प्रांतों में तो द्वैध शासन लागू किया गया और सेंट्रल गवर्नमेंट में द्विसदनात्मक विधानमंडल बनाए गए। ये द्विसदनात्मक विधानमंडल ये कौन से थे? द्विसदनात्मक विधानमंडल में एक तो था विधानसभा और दूसरा था विधान परिषद। एक तो विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। इसमें जो सदस्यों की संख्या रखी गई, विधानसभा में 145 सदस्य हैं, जिनमें से 104 तो निर्वाचित होंगे और 41 मनोनीत होंगे। और अपने विधान परिषद है, इसमें 60 सदस्य रखे गए, जिनमें से 34 निर्वाचित होंगे और 26 मनोनीत होंगे। संख्या अपन को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, इतना ध्यान रखना। केंद्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई, जबकि प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था 1919 के अधिनियम के द्वारा। अब यहां पर जैसा अपन ने शुरू में बात की कि हर चीज स्तर बाय स्तर बढ़ती जा रही है। अपन ने देखा कि 1909 का जो अधिनियम था, उस 1909 के अधिनियम में क्या किया गया था, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। यहां पर देखना, सिख, भारतीय ईसाई और एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन, इनके लिए क्या व्यवस्था की जाती है, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाती है। पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाती है। 1909 में केवल मुसलमानों के लिए थी और यहां पर किसके लिए हो गई वो व्यवस्था, इनके लिए भी होगी, सिख, भारतीय ईसाई और एंग्लो इंडियन, इनके लिए भी कौन सी व्यवस्था की गई, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था है जो की जाती है। और यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण याद रखने वाली बात है, यहां पर महिलाओं को मताधिकार दिया गया। महिलाओं को मताधिकार दिया गया। पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कहां दिया गया है, 1919 के अधिनियम में जाकर महिलाओं को वोट का अधिकार दिया गया है। अब आपको एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, उसका आंसर आप याद करके रखना, बताना कि महिलाओं को पहली बार, विश्व में सबसे पहले महिलाओं को वोट का अधिकार कहां दिया गया था। कमेंट करके आपको बताना है, महिलाओं को विश्व में पहली बार मत का अधिकार कौन से देश में या कहां पर दिया गया या फिर कब दिया गया। इस प्रकार से आप कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो महिलाओं को यहां पर मत देने का अधिकार दिया जाता है। इसे 1919 के अधिनियम के द्वारा ही एक बात और की गई थी कि हम एक ऐसे मतलब केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन करेंगे जो भर्तियां करवाने का काम करेगा। तो यानी इसके तहत 1919 के अधिनियम के तहत ही 1924 में क्या बनाया जाता है, एक ली आयोग। कौन से आयोग का गठन किया जाता है, ली आयोग का गठन किया जाता है। 1919 के अधिनियम के तहत 1924 में ली आयोग का गठन किया जाता है। और वो जो ली आयोग है, उस ली आयोग की रिपोर्ट कब आती है, उस ली आयोग की रिपोर्ट आती है 1926 में। यानी उस ली आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1926 में CPSC, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है 1926 में। एक बार दोबारा देखना, 1919 का जो अधिनियम है, इसके द्वारा सिखों, भारतीय ईसाइयों और एंग्लो इंडियन के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। दूसरा है, महिलाओं को पहली बार यहाँ पर मत का अधिकार दिया गया है। और महिलाओं को विश्व में पहली बार कहाँ मताधिकार दिया गया, ये आपको कमेंट करके बताना है। 1924 में जो ली आयोग का गठन होता है,
उस ली आयोग की सिफारिश पर, उसकी रिपोर्ट के आधार पर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है भारत में। इसके अलावा इस 1919 के अधिनियम के तहत एक समिति बनाई थी, एक भारत समिति। कौन सी समिति बनी थी, एक भारत समिति। और उस एक भारत समिति की सिफारिश के आधार पर 1924-25 से जो साधारण बजट है उससे रेलवे बजट को पहली बार अलग किया जाता है। साधारण बजट से रेलवे बजट को क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। साथ में एक बात और कही गई, ये जो 1919 का अधिनियम आया, इस अधिनियम में ये भी बात कही गई कि ये जो अधिनियम बना है इसके बाद में प्रत्येक 10-10 साल बाद में एक कमीशन का गठन किया जाएगा, एक आयोग का गठन किया जाएगा, और वो आयोग इस बात की जांच करेगा कि भारत में जो शासन व्यवस्था चल रही है वो सुचारू रूप से चल रही है, अन्यथा नहीं चल रही है, यानी किस प्रकार से चल रही है, इसकी जांच करने के लिए प्रत्येक 10 साल बाद में एक आयोग का गठन किया जाएगा। ये इस प्रकार के प्रावधान है जो 1919 के अधिनियम में किया गया। 1919 के अधिनियम में जो मैंने अभी लास्ट बात कही कि प्रत्येक 10 साल बाद में इसकी जांच करने के लिए एक आयोग बनाया जाएगा, उसी आधार पर एक आयोग बनाया जाता है। उस आयोग का नाम है साइमन कमीशन। आयोग का क्या नाम है, साइमन कमीशन। ये जो साइमन कमीशन है इसका गठन किया जाता है नवंबर 1927 में। और ये जो साइमन कमीशन है ये भारत में कब पहुंचता है, 3 फरवरी 1928 को। कब पहुंचता है, 3 फरवरी 1928 को भारत में पहुंचता है। ये जो साइमन कमीशन था, इस साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे, सदस्यों की संख्या थी 7। कितने सदस्य थे, 7। और 7 जो सदस्य थे वो कौन थे, अंग्रेज। 7 सदस्य कौन थे, अंग्रेज थे। 7 सदस्य थे और 7 सदस्य कौन थे, अंग्रेज। इस कारण ये जो साइमन कमीशन है इसको कहा गया, अंग्रेज होने के कारण, यानी अंग्रेज व्हाइट होते हैं इसलिए इसको कहा गया व्हाइट कमीशन। व्हाइट कमीशन, व्हाइट कमीशन है, यानी साइमन कमीशन 7 सदस्य थे, 7 अंग्रेज थे, इस कारण इसका नाम पड़ा व्हाइट कमीशन। अब देखो कितनी विडंबना की बात है कि जांच करनी है भारत में कि किस प्रकार से भारत है उसमें शासन चल रहा है, और जांच करने वाला जो आयोग आ रहा है वो आयोग आ रहा है अंग्रेजों का, यानी इंग्लैंड से आ रहा है। उस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं है, तो ये निश्चित रूप से बात है कि किसी भी कंडीशन में जो जांच होगी वो निष्पक्ष नहीं हो सकती है, क्योंकि निष्पक्ष तो तब होती जब इसमें खुद 1-2 सदस्य भारतीय नियुक्त होते, तब तो अपन उम्मीद करते कि भाई जो जांच आएगी वो ठीक ढंग से आएगी, लेकिन 7 अंग्रेज है। इस कारण भारतीयों ने क्या किया, इसका विरोध करना शुरू कर दिया। भारतीयों ने क्या किया, इसका विरोध किया। और साइमन ने जब भारत में पहुंचा तो उसका हड़तालों, साइमन गो बैक के नारे लगाना, इस प्रकार से उनका स्वागत किया गया। और इसी का विरोध करते हुए, इसी विरोध में लाला लाजपत राय उनके लाहौर में जो पुलिस अधिकारी होते हैं सैंडर्स, उनके द्वारा लाठियां बाजी जाती है और उन लाठियों के कारण है उनका देहांत हो जाते हैं, यानी लाला लाजपत राय है वो शहीद हो जाते हैं इस साइमन कमीशन का विरोध करते हुए। तो इस प्रकार से जो साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन पूर्णतः फ्लॉप हो गया, भारत में पूरी तरह फेल हो गया, पूरी तरह असफल रहा। अब साइमन कमीशन असफल हो गया ये बात कब की, 1928 की। ये जब साइमन कमीशन भारत में आया उस समय देखो, एक तो अपने पास में 2 पद है, एक तो गवर्नर जनरल का है और दूसरा है भारतीय सचिव यानी इंडिया सेक्रेटरी। गवर्नर जनरल थे, ये कौन थे, लॉर्ड इरविन थे गवर्नर जनरल, और जो इंडिया सेक्रेटरी यानी भारत सचिव है ये थे बार्किन हेड, ये थे भारतीय सचिव। तो अब क्या होता है कि साइमन कमीशन फेल हो जाता है। साइमन कमीशन असफल होने के कारण अब क्या बुलाया जाता है, लंदन में गोलमेज सम्मेलन। तो अगला अपन छोटी सी हेडिंग डाल लेते हैं, गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन यानी ये राउंडदार टेबल पर बैठकर सम्मेलन किया गया, मीटिंग की गई, इसलिए इसका नाम है गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन कहाँ हो रहे हैं, लंदन में। कहाँ हो रहे हैं,
लंदन में हो रहे हैं। पहला हुआ 1930, दूसरा 1931 और तीसरा 1932। बी आर अम्बेडकर वो भारतीय हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। इसके अलावा बहुत सारे हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से है उनमें है, जैसे तेग बहादुर सप्रू है, वो भी है, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह है, उन्होंने भी भाग लिया। लेकिन मुख्य रूप से कौन है? बी आर अम्बेडकर है, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में क्या लेते हैं? ये भाग लेते हैं। 1930 में अब यहां पर अपन को स्थिति किसकी देखनी है? कांग्रेस की, कि कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं लेती है, इस कारण पहला गोलमेज सम्मेलन भी क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया नहीं लिया, इस कारण वो क्या रहा? असफल रहा। दूसरे गोलमेज सम्मेलन से, अब देखो दूसरा कब हो रहा है? 1931 में। इस गोलमेज सम्मेलन से पहले एक समझौता होता है जिसको अपन कहते हैं गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता। ये जो गांधी इरविन समझौता है ये होता है 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को कौन सा समझौता होता है? गांधी इरविन समझौता। इस समझौते में गांधी जी की ज्यादातर बातें मान ली गई, कि यानी जो इसमें गांधी जी ने जो अपनी बातें कही उन बातों को लगभग को मान लिया गया। अब मानी नहीं या फिर गांधी जी ने ऐसा कहा नहीं, इसमें गांधी जी के ऊपर एक क्वेश्चन भी है कि यहां पर देखो समझौता हो रहा 5 मार्च को, और अंग्रेज इतने मजबूर थे कि लगभग गांधी जी की सारी बातें मानने को तैयार थे। लेकिन यहां पर होता क्या है? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन 3 भारतीयों को क्या दी जाती है? फांसी की सजा दी जाती है, यानी इनको फांसी दी जाती है 23 मार्च 1931 को। समझौता कब हो रहा है? 5 मार्च को। यहां पर गांधी जी की हर बात अंग्रेज मानने के लिए तैयार थे। तो ऐसी क्या समस्या थी कि गांधी जी ने भाई या तो कहा नहीं होगा कि इनको रिहा कर दीजिए, अब न कहने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ये गांधी जी पर सवालिया निशान है कि उन्होंने ऐसा क्यों होने दिया। जब गांधी जी की हर बात अंग्रेज मान रहे थे तो क्या कारण हो गया ऐसा कि इनके बारे में गांधी जी ने कहीं भी पूरे सम्मेलन में, पूरी मीटिंग में एक बार भी जिक्र नहीं किया कि इनकी जो फांसी की सजा है वो माफ की जाए या इनकी फांसी नहीं मिलनी चाहिए। खैर वो बात अलग है। इसके बाद में ये समझौता हो गया। समझौता होने के बाद में कांग्रेस का सम्मेलन होता है, कांग्रेस का प्रतिवर्ष सम्मेलन होता है। उसी प्रकार से 1931 में सम्मेलन होता है, और उस सम्मेलन की 1931 में जो कराची में सम्मेलन होता है उस सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उसमें कांग्रेस को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए हरी झंडी दी जाती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। लेकिन ये भी क्या होता है? असफल होता है। यानी कि स्थिति क्या रही उनकी? पहला असफल, दूसरा असफल। पहला असफल इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस ने भाग नहीं लेने का मतलब है कि भारत का बहुसंख्यक समुदाय है जो इस गोलमेज सम्मेलन में नहीं जा रहा, इस कारण वो असफल रहा। दूसरा असफल इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर भीमराव अंबेडकर है जो अपनी जिद पर अड़े रहे, यानी कि दलितों को हिंदुओं से अलग करने वाली जो बात है उस पर भीमराव अंबेडकर अड़े रहे, और भीमराव अंबेडकर इस बात पर अड़े रहे, इस कारण गांधी जी ने उनकी बात नहीं मानी और दोनों में सहमति नहीं बन पाए। इस कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी क्या हो जाता है? असफल रहता है। अगले में कांग्रेस ने भाग लिया नहीं, कैसा रहा? असफल। तो तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन क्या हो जाते हैं? असफल होते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों गोलमेज सम्मेलन असफल हो जाते हैं। अब गोलमेज सम्मेलन असफल हो गए। इसके बाद में 1932 में मैकडोनाल्ड के द्वारा एक सांप्रदायिक पंचाट निकाला जाता है। सांप्रदायिक पंचाट का मतलब है वहां पर इस सांप्रदायिक पंचाट में व्यवस्था क्या की गई थी? व्यवस्था की गई यानी जो दलित वर्ग है, दलित वर्ग को
इनके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। यानी जिस प्रकार से मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को, एंग्लो इंडियन को अलग किया, ठीक इसी प्रकार से इसमें क्या कर रहे हैं, वो दलित वर्ग को भी हिंदुओं से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर गांधी जी ने क्या कर दिया, गांधी जी ने पहले इसका विरोध किया। जब गांधी जी की किसी ने बात नहीं सुनी तो उन्होंने शुरू कर दिया आमरण अनशन। आमरण अनशन शुरू कर दिया। अब गांधी जी ने जब आमरण अनशन शुरू कर दिया तो इसके बाद में 26 सितंबर 1932 को होता है पूना पैक्ट, यानी पूना पैक्ट या पूना समझौता कह सकते हैं, या गांधी अंबेडकर समझौता भी इसको कह सकते हैं। पूना पैक्ट होता है, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में समझौता हो जाता है, और समझौता होने के बाद में यानी जो दलित वर्ग है उनके लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वो की जाती है, बल्कि न कि उनको अलग करने का काम किया जाता है। इस प्रकार से 1919 के अधिनियम के बाद में कुछ इस प्रकार की घटनाएं घटित होती है, और इन घटनाओं से जुड़ी हुई, देखो ये काम कहाँ हो रहा है, 1932 में हो रहा है। इसके बाद में आगे का जो अधिनियम आता है वो आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। काफी बड़ा है, काफी महत्वपूर्ण है, और काफी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1935 का भारत शासन अधिनियम। का भारत शासन अधिनियम। इस 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, इस अधिनियम में सबसे पहले देखो काम क्या करने का प्रयास किया जा रहा है, अखिल भारतीय संघ ये बनाने की बात की गई। इस एक शब्द से ही लगभग इसके जितने भी फैक्ट वाले क्वेश्चन है वो तैयार हो जाएंगे। देखो बना क्या रहे, अखिल भारतीय संघ, यानी पूरे भारत का एक संघ बनाने की बात कही गई। तो इसका मतलब है अखिल भारतीय संघ बना रहे, तो इसमें उस समय भारत में दो प्रकार के क्षेत्र थे। एक तो कौन सा है, ब्रिटिश प्रांत, और दूसरा कौन सा है, देशी रियासतें। इसमें एक तो ब्रिटिश प्रांत हो गया, दूसरा ब्रिटिश प्रांतों के साथ साथ एक और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, और एक देशी रियासतें। अब यहां पर देखना, अखिल भारतीय संघ बना रहे तो दोनों को मिलाकर बनाएंगे। अब देशी रियासतें हैं, वहां पर एक प्रकार से क्या चल रहा था, राजतंत्र चल रहा था। क्या चल रहा था, राजतंत्र चल रहा था। और जो ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नरी है, यहां पर कहीं ना कहीं व्यवस्था क्या होती जा रही थी, डेमोक्रेटिक होती जा रही थी। डेमोक्रेटिक व्यवस्था है वो हो रही थी, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था हो रही थी। कहां पर है, ब्रिटिश प्रांतों में। तो और देशी रियासतों में एक प्रकार से क्या थी, राजतंत्र की व्यवस्था थी। यानी दोनों की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूर्णतः एक दूसरे के विपरीत थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया, जानबूझकर, उनकी सोची समझी ये साजिश थी, जानबूझकर इन देशी रियासतों को किस में शामिल करने की बात कही, अखिल भारतीय संघ में शामिल करने की बात कही। कारण क्या था उनका शामिल करने का, कि देशी रियासतों को इसमें शामिल करेंगे तो ये क्या रहेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, क्योंकि ये बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। भाई यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था हो रही है, डेमोक्रेटिक जो व्यवस्था है वो होती जा रही है, और यहाँ पर कौन सी व्यवस्था, राजतंत्रात्मक है। तो दोनों आपस में क्या होंगे, लड़ते रहेंगे, और इनके लड़ने से फायदा ये होगा कि हम अगले कुछ वर्षों के लिए भारत में आराम से शासन कर पाएंगे। इस प्रकार की उनकी साजिश थी, और इस प्रकार से उनका अखिल भारतीय संघ बनाने का प्लान था। अब देखो कोई भी संघ बनता है तो उस संघ के लिए क्या होता है, कुछ निकाय, कुछ संस्थाएं होती है जो सामूहिक रूप से दोनों के लिए काम करती है। तो अखिल भारतीय संघ बनता है, तो इस संघ से जो निकल कर क्वेश्चन आते हैं वो नंबर 1 क्या होना चाहिए, एक कोई सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। भाई जितने भी पहले सबके क्या थे, अलग अलग हाई कोर्ट्स हुआ करते थे, क्योंकि सारे अपने आप में क्या थे, स्वतंत्र थे। अब सारे क्या हो गए, अलग एक संघ में जा रहे हैं। तो एक संघ में जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, एक क्या होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट होगा जो सबकी सुनवाई करेगा।
और ऐसे सुप्रीम कोर्ट में किसकी स्थापना की गई? फेडरल कोर्ट की। फेडरल कोर्ट बनाया गया। फेडरल कोर्ट कौन सा था? जो अपन ने 1773 के अधिनियम में पढ़ा था, अपेक्स न्यायालय, अपेक्स कोर्ट। उस अपेक्स कोर्ट को किस में कन्वर्ट कर दिया? फेडरल कोर्ट में। वो कहां पर था? अपेक्स न्यायालय था अपने कोलकाता में। कहां पे था? कोलकाता में। और फेडरल कोर्ट कहां लेके आए? दिल्ली में। कहां लेके आए? दिल्ली में। फेडरल कोर्ट कहां पर रहेगा? दिल्ली में रहेगा। अपेक्स न्यायालय कहां पे था? कोलकाता में। अब देखो, ये जो फेडरल कोर्ट है ये सुप्रीम कोर्ट नहीं था। फेडरल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं। भारत का सबसे बड़ा न्यायालय जरूर था ये, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का मतलब होता है वह न्यायालय जिसके बाद में किसी भी अन्य जगह अपील नहीं की जा सकती। जैसे वर्तमान में अपना सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, अपन अधीनस्थ न्यायालय में पराजित हो गए, अधीनस्थ न्यायालय से अपन जा सकते हैं हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से किसी भी कंडीशन में आप दूसरे न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक आ रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय वहां पर जा सकते हैं। नहीं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दो देशों का टकराव होना जाता है, एक देश के नागरिकों का या एक देश के, जैसे भारत के दो स्टेट हैं, इनमें झगड़ा हो जाता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में, वो सॉरी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नहीं जा सकते। उनके लिए लास्ट ऑप्शन कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट है। तो फेडरल कोर्ट है, ये भारत का सबसे बड़ा न्यायालय जरूर था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कतई नहीं था। कारण क्या था? कारण ये था कि इसके बाद में आप कहां अपील कर सकते हो? प्रीवी काउंसिल में अपील कर सकते हो। कहां अपील कर सकते हो? प्रीवी काउंसिल में आप अपील कर सकते हो। तो पहले अखिल भारतीय संघ बन रहा है, तो इसका मतलब एक क्या होगा? सभी के लिए एक कोर्ट होगा, और वो कोर्ट कौन सा है? फेडरल कोर्ट। ये फेडरल कोर्ट है जो 1 अक्टूबर 1937 से अपना कार्य शुरू करता है। फेडरल कोर्ट हो गया। अब फेडरल कोर्ट हो गया, लेकिन अब दूसरा और क्या होना चाहिए भाई? सबके लिए मुद्रा विनिमय करने वाली एक कोई संस्था तो होनी चाहिए, एक ऐसी कोई संस्था होनी चाहिए, ऐसी कोई बैंक होनी चाहिए जो सभी के लिए क्या कर सकती है? मुद्रा विनिमय का काम कर सकती है, यानी मुद्रा जो निर्धारण का काम कर सकती है। और उसके लिए किसकी स्थापना की गई? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हालांकि इसमें RBI में यदि अलग से एक्ट पूछे तो 1934 का है। कौन सा एक्ट है? 1934 का। और 1 अप्रैल 1935 से ये क्या करती है? अपना काम शुरू करती है। 1 अप्रैल 1935 से रिजर्व बैंक है जो अपना काम शुरू करती है। तो इस प्रकार की कुछ संस्थाएं बनाई गई जो सभी के लिए सामूहिक रूप से कार्य कर सके। अब 1935 के अधिनियम में और क्या किया गया? 1919 के अधिनियम में अपन ने देखा कि एक तो प्रांत है और दूसरा है केंद्र। अब यहां पर 1919 के अधिनियम में प्रांतों में कौन सी शासन व्यवस्था थी? द्वैध शासन व्यवस्था। उसकी जगह यहां पर कौन सी कर दी? स्वायत्त व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था कर दी? स्वायत्त व्यवस्था। और केंद्र में वहां पर कौन सी थी? स्वायत्त थी, तो यहां पर कर दी द्वैध शासन व्यवस्था। में अलग से थोड़ा सा लिख देता हूं, आप ध्यान में रखना। देखो, एक तो है 1919 और एक है 1935। 1919 और 1935 यानी प्रांत और केंद्र। और यहां पर क्या हो गया? प्रांत और केंद्र। 1919 के अधिनियम में प्रांतों में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? द्वैध शासन व्यवस्था। केंद्र में कैसी थी? स्वायत्त या द्विसदनात्मक विधानमंडल वाली व्यवस्था की। 1935 के अधिनियम में प्रांतों में किस प्रकार की व्यवस्था रहेगी? स्वायत्त शासन व्यवस्था रहेगी। जबकि केंद्र में कैसी रहेगी? द्वैध शासन व्यवस्था रहेगी। केंद्र में किस प्रकार की व्यवस्था रहेगी? द्वैध शासन व्यवस्था रहेगी। एक का याद कर लेना, दूसरे का उसका उल्टा हो जाएगा, यानी अपने आप पे अपन को याद रह जाएगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था है जो 1919 के अधिनियम 1935 के अधिनियम के द्वारा की गई। इसके बाद में और क्या किया 1935 के अधिनियम के द्वारा? अभी अपन ने जो बात की, प्रांतों में स्वायत्त शासन व्यवस्था लागू की गई। ये जो प्रांतों में स्वायत्त शासन व्यवस्था है, ये कब जाके शुरू हुई?
1937 में जाके शुरू हुई। कब शुरू हुई? 1937 में। और द्वैध शासन व्यवस्था लागू कब हुई थी? 1919 के अधिनियम द्वारा 1921 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 1921 में शुरू हुई थी और वो 1937 तक चलती रही, यानी 16 वर्षों तक चलती रही। 1937 में जाकर वो समाप्त हो गई। इसके बाद में जो विषय है, अब देखो अपन ने बात की कि यहां पर क्या बनाया जा रहा है? अखिल भारतीय संघ बनाया जा रहा है। अखिल भारतीय संघ बनाया जा रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी संघ होता है, उस संघ में जो वहां के प्रांत होते हैं या केंद्र होते हैं या जो क्षेत्र होते हैं, उनको कार्य करने के लिए विषय डिवाइड किए जाते हैं कि भैया इन विषयों पर काम आप कर सकते हो और इन पर काम ये करेंगे। तो ठीक उसी अखिल भारतीय संघ को बनाने के लिए यहां पर क्या किया जाता है? विषयों का डिवाइडेशन किया जाता है। अब देखो विषय कौन कौन से रहे? संघ सूची के, राज्य सूची के, समवर्ती सूची के और अवशिष्ट विषय। इस प्रकार से आज भी अपन देखते हैं कि अपने संविधान में इस प्रकार से डिवाइडेशन किया गया है। अनुसूची 7 में शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर। तो इस प्रकार से क्या किया गया? इनका डिवाइडेशन किया गया। अब देखो संघ सूची के जो विषय वो किसके पास में रहेंगे? केंद्र या संघीय सरकार के पास में रहेंगे। किसके पास में रहेंगे? केंद्र या संघीय सरकार के पास में रहेंगे। जो राज्य सूची के विषय हैं वो किसके पास में रहेंगे? प्रांतों के पास में या प्रांतीय क्षेत्रों के पास में रहेंगे। यानी जो राज्य होगा, जो प्रांत होगा, उसके पास में राज्य सूची के विषय रहेंगे। अब समवर्ती सूची और जो अवशिष्ट विषय, इनमें सबका अपनी अपनी व्यवस्था है। समवर्ती सूची पर कि भैया इस पर कानून है, वो केंद्र सरकार भी बना सकती है और प्रांतीय सरकार भी बना सकती है। तो लेकिन अब देखो ये बात कब की कर रहे हैं अपन? 1935 की कर रहे हैं। वर्तमान की जो व्यवस्था है उसको पूर्णतः इस पर अपन लागू नहीं कर सकते। वर्तमान में क्या है? संघ सूची वाला केंद्र के पास में, प्रांतीय राज्य सूची वाले प्रांतों के पास में। समवर्ती सूची है, इस पर दोनों कानून बनाते हैं। कौन है? अपने केंद्र सरकार और राज्य सरकार। यदि दोनों में कोई विवाद होता है तो विवाद की कंडीशन में किसकी बात को मान लिया जाता है? जो केंद्र सरकार होती है उसकी बात को मान लिया जाता है। लेकिन यहां पर यह व्यवस्था नहीं है। जो समवर्ती सूची वाले विषय हैं वो किसके पास में रहेंगे? संघ के पास में रहेंगे। यानी जो संघ, ये जो केंद्र है उसके पास में रहेंगे समवर्ती सूची वाले। और जो अवशिष्ट विषय हैं वो किसके पास में रहेंगे? गवर्नर जनरल या वाइसराय के पास में रहेंगे। इस प्रकार से उन्होंने क्या किया? यहाँ पर 1935 के जो अधिनियम है इसके द्वारा विषयों का डिवाइडेशन करने का काम किया। साथ ही साथ एक बात और शामिल की गई, निर्देशों का उपकरण। निर्देशों का उपकरण, निर्देशों का उपकरण है यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। निर्देशों का जो उपकरण है वो यहाँ पर 1935 के अधिनियम में रखा गया। और ये जो निर्देशों का उपकरण है वो आज के अपने संविधान में DPSP, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के रूप में शामिल किए गए। जो 1935 के अधिनियम में निर्देशों का उपकरण है, उन्हीं निर्देशों के उपकरण को वर्तमान संविधान में अपने जो नीति निर्देशक तत्व है उनके रूप में रखा गया है। तो इस प्रकार से 1935 के अधिनियम से बहुत सारे परिवर्तन किए गए। एक इसके द्वारा क्या किया गया? द्विसदनात्मक विधानमंडल बनाया गया। क्या बनाया गया? द्विसदनात्मक विधानमंडल बनाया जाता है। इस द्विसदनात्मक विधानमंडल कितने प्रांतों में? 6 प्रांतों में ये द्विसदनात्मक विधानमंडल है जो बनाया जाता है। इस द्विसदनात्मक विधानमंडल में इसमें भी 2 प्रकार के थे। एक था विधानसभा, एक कौन सा था? विधानसभा। और दूसरा अपने राज्य परिषद। दूसरा कौन सा है? राज्य परिषद। एक था विधानसभा और दूसरा था राज्य परिषद। अब देखो इनमें किस किस प्रकार से आते हैं। वही बात है कि एक तो ब्रिटिश प्रांत होंगे और एक देशी रियासतें होंगी। एक तो ब्रिटिश प्रांत और एक देशी रियासतें। विधानसभा में जो कुल सदस्य संख्या रखी गई थी वो थी 375। कितनी थी? 375, जिनमें से 250 निर्वाचित और 125 मनोनीत। 250 तो है निर्वाचित और 125 है मनोनीत। और इसमें संख्या रखी गई 260।
कितनी रखी गई? 260 सदस्य संख्या इसमें रखी गई, जिनमें से 156 है निर्वाचित और 104 है मनोनीत। इस प्रकार की व्यवस्था है जो यहाँ पर की गई द्विसदनात्मक विधानमंडल की। अब देखो 1937 में जब चुनाव हुए, उन चुनावों में 8 प्रांतों में कांग्रेस ने क्या बनाई? अपनी सरकार बनाई। कितने प्रांतों में सरकार बनाई? 8 प्रांतों में सरकार कांग्रेस ने बनाई। अब ये काम कब शुरू हुआ? 1937 से। कब? 1937 में कांग्रेस ने सरकार बना ली। लेकिन इसके बाद में सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है कब? अपने 1939 से लेकर 1945 तक। 1939 से लेकर 1945 तक। अब देखो, एक तो क्या कह रहे हैं एक साइड से कि भारतीयों को पूरी की पूरी है जो जिम्मेदारी दे दी गई, भारतीय लोग हैं वो अपनी शासन व्यवस्था का संचालन करते रहेंगे। लेकिन हुआ ये, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, सरकार किसकी है? प्रांतों में कांग्रेस की। कांग्रेस को पूछा नहीं और बिना पूछे ही भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया। इस कारण कांग्रेस क्या करती है? 22 दिसंबर 1939 को अपनी जो सरकार है वहां से क्या कर देती है? वो त्याग पत्र दे देती है 22 दिसंबर 1939 को। और सरकार ने जब ये त्याग पत्र दे दिया तो इसी दिन को मुस्लिम लीग ने किस रूप में मनाया? मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। किस रूप में मनाया? मुक्ति दिवस के रूप में मुस्लिम लीग ने मनाने का काम किया। इस प्रकार से 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, काफी बड़ा अधिनियम है। ये जो विधानसभा है, इस विधानसभा का कार्यकाल कितना था? 5 वर्ष। राज्य परिषद है, इसका कार्यकाल कितना था? ये एक स्थायी सदन था। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना था इसमें? प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल है वो था इसमें 6 वर्ष। कितने वर्ष था? 6 वर्ष। अब देखो वर्तमान लोकसभा का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। और राज्यसभा किस प्रकार का सदन है? स्थायी सदन। उसके प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष। तो यानी जो अपने लोकसभा और राज्यसभा है उसका जो आधार लिया गया वो कहां से लिया गया? 1935 के अधिनियम से लिया गया। अपना जो वर्तमान संविधान है उसका लगभग 2/3 हिस्सा, कितना हिस्सा? 2/3 हिस्सा है वो कहां से उठाया गया है? 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही लिया गया। इस प्रकार से भारत शासन अधिनियम वो काफी बड़ा है, काफी विस्तृत है। और इस भारत शासन अधिनियम 1935 की अपनी स्वयं की कोई प्रस्तावना नहीं थी। 1935 का भारत शासन अधिनियम है, इसकी अपनी कोई प्रस्तावना नहीं थी। इसमें कुल 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। 321 तो क्या थे इसमें? आर्टिकल, और 10 क्या थी इसमें? अनुसूचियां थी। ये भारत के लिए था। अब हालांकि इसमें पूरी तो 16 अनुसूचियां और 448 अनुच्छेद है, लेकिन जो बाकी अनुच्छेद और अनुसूचियां बची हुई है वो किसके लिए? ब्रह्मा के लिए। और ब्रह्मा, जिसको आज अपन म्यांमार कहते हैं, ब्रह्मा 1935 के अधिनियम के द्वारा ही भारत से क्या हुआ था? इंडिया से अलग हुआ था। दोबारा देखना, 1935 का अधिनियम है, इसमें कुल 448 अनुच्छेद और 16 अनुसूचियां थी, जिनमें से भारत के लिए 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। ब्रह्मा 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत से क्या हो गया था? अलग ही हो गया था। इस प्रकार से 1935 का जो अधिनियम है वो रहा। इसके बाद में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया तो ज़्यादा कुछ आया नहीं। 1940 में आया अगस्त प्रस्ताव, इसके बाद में क्रिप्स मिशन है, इसके बाद में वेवेल योजना, और वेवेल योजना के बाद में 1947 की, यानी जो 1947 का अधिनियम है उसको अपन पढ़ के फिर अपन पढ़ेंगे संविधान सभा। तो अगला है 1947 का भारत शासन अधिनियम। 1947 का भारत शासन अधिनियम। अब देखो 1947 का जो भारत शासन अधिनियम, इसमें कुछ ही नहीं है। इसको अपन थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। इसमें अपन 2-3 डेटें निर्धारित कर लेते हैं। नंबर 1 4 जुलाई, नंबर 2 18 जुलाई, और नंबर 3 है 15 अगस्त। हुआ ये 4 जुलाई को क्या हुआ? भारत के लिए स्वतंत्रता का प्रस्ताव कहाँ रखा जाता है?
ब्रिटेन की संसद में रखा जाता है। भारत को स्वतंत्रता देने से संबंधित प्रस्ताव 4 जुलाई को कहाँ रखा जाता है? ब्रिटेन की संसद में रखा जाता है। यहां पर क्या हो जाता है? स्वीकृत हो जाता है। क्या हो जाता है? 18 जुलाई को स्वीकृत कर लिया जाता है, यानी वो पारित हो जाता है। और 15 अगस्त को देश क्या हो जाता है? स्वतंत्र हो जाता है। पाकिस्तान 14 अगस्त को और भारत 15 अगस्त को क्या हो जाता है? स्वतंत्र हो जाता है। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं जो, यानी लगातार इस प्रकार के जो व्यवस्थाएं हैं, इनसे अपने संविधान का विकास होता रहा। तो ये तो था अपना संवैधानिक विकास। अब संवैधानिक विकास के बाद में अपने अगला पढ़ेंगे, यानी जो संविधान सभा है वो किस प्रकार से बनी और किस प्रकार से संविधान सभा का गठन किया गया, किस प्रकार से उन्होंने अपना कार्य किया।